हेलो बच्चों। आज मैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का ठीक है चैप्टर 1.1 का टैब 1 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। इसका बेसिक क्लास आप लोग का पहले ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन। ठीक है, और ये सब जो भी क्वेश्चन करवाएंगे इसका टाइप बाय टाइप होगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में ठीक है आने की संभावना हर साल रहती है। आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे किस तरह से। हल मान लिया कि ए बराबर 9675, यानी जो बड़ी संख्या रहेगा उसको आप ए मान लीजिएगा, तथा बी बराबर 2675। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए है जो बी से बड़ा है। तब हम लोग क्या करेंगे, बी से भागा देंगे ए में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चरण वन, चरण वन। कि किस तरह का क्वेश्चन जब भी बनाइएगा, ठीक है, जब बोल देगा कि क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, तब वहां पे आपको चरण 1 2 3 करके महत्तम सामर्थक बनाना होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बचपन में क्या करते थे, कोई चरण वगैरह नहीं रहता था। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर देते थे, उसमें जो भी आंसर आया वो हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग चरण 1 2 3 करके जाएंगे, और जब तक मेरा शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम लोग भागा देते रहेंगे। तो लिखेंगे चरण 1 2675 आपका छोटा संख्या। ठीक है, बड़ा संख्या 9675। अब इससे भागा दीजिएगा तो कितना बार लगेगा, 26×3 = 78, 4 बार में लगाइएगा यहाँ पे 96। ठीक है, तो 100 हो जाएगा, 100 प्लस जाएगा, इसीलिए 3 बार में लगाएंगे। तो 3 बार में लगाइएगा, ये 26 आपका 25 है, 2625। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपका था 9675 तथा 2625 का एचसीएफ। तो ए बराबर लिख दिए 9675, बी बराबर लिख दिए 2625। अब भागा दीजिए 3 से, 3 से इसमें गुना मतलब भागा दीजिएगा, तो 3 से कितना बार लगेगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 6 18, और 3 दूनी 6 1 7। अब यहाँ पे इसको घटाइए, यहाँ पे घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 16 में से 8 गया 8, ये बचा 8, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या बताते हैं कि ए बराबर क्या होता है, यानी ये बीच वाला आपका ये है, ये बी है, और भागफल क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2678, 2678 नहीं, 9675 बराबर 2625 गुना 3 प्लस 1800। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी शेषफल आपका 0 नहीं आया, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इसका सीएफ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेष बराबर 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि आगे हम लोग अब इसका और मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब 1800 से डिवाइड करेंगे किसमें, 2675। तो लिखेंगे चरण 2, चरण 2, चरण 2 में किससे भागा दीजिएगा, 1800 से, यानी जो शेषफल बचेगा उससे आप भाजक में भाग दीजिएगा। ठीक है, ये आपका भाजक है। चलिए अब कितना बार लगेगा, एक बार लगाइएगा, 1800, 5 2, 16 में से 8 गया 8, अब एक में से एक गया ये 0। यहाँ भी लिखिए चूंकि, चूंकि नहीं इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा आपका, 2625 बराबर 1800 गुना 1 प्लस 825। अभी भी देखिए आपका शेषफल 0 नहीं आया, और जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग भागा इसमें देते रहेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेष बराबर नहीं है 0, तब चरण हम लोग 3 चलेंगे, चरण 1 हो गया मेरा, चरण 2 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, चरण 3। तो चरण 3 में किससे भागा दीजिएगा, तो जो शेष आया शेष से भागा दीजिएगा किसमें,
ये जिससे आप भागा दे रहे थे नहीं भाजक में, ठीक है। तो लिखेंगे 825 भागा 1800। अब देखिए इसमें कितना से लगेगा, तो 2 से लगाइएगा, 8 दूनी 16, 2 से लग जाएगा। तो 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 8 दूनी 16, घटाइए 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा आपका कितना 7, 7 में से 6 गया 1, आई गया 0, ठीक है। 150 आ गया। तो लिखिएगा यहाँ पे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का से, जो भी लिखना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ही कर दीजिए, 3 जगह, 2 जगह यही लिखें तो तीसरा जगह भी यही लिखेंगे, ठीक है। प्रमेय का से, तो इसका क्या है प्रमेय का से, तो लिखिएगा यहाँ पे 1800 बराबर 825 गुना 2 प्लस 150। यहाँ पे लिखिए कि चूंकि शेष, तो शेष बराबर 0 नहीं है, यानी अभी भी आपका शेष 0 नहीं आया। और जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक आप इसमें भागा इसी तरह से देते रहिएगा, तभी चरण 3 हुआ। आप चलेंगे चरण 4, तो लिखेंगे चरण 4। चरण 4 में किससे भागा देंगे 150 से, तो 150 से भागा दीजिए आप किसमें 825 में। अब देखिए कितना बार लगेगा, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 5 से लगाइए 0, 5 पचे 25, अब 5 एकम 5 2 7, 750, 5 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 7। तो यहाँ पे फिर लिखिए, देखिए 8 में 60 गया 0, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे वही आपको, ठीक है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो क्या लिखेगा यहाँ पे 825 बराबर 150 गुना 5 प्लस 75। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, नीचे ही लिख देते हैं, चूंकि शेष बराबर नहीं आया अभी भी 0, तो शेष नहीं 0 जब तक आएगा तब तक आप इसी तरह से भागा देते रहेगा, तभी लास्ट फिर देंगे भागा। तो चरण 4 हो गया, अब लिखेंगे चरण 5। तो चरण 5 में किससे भागा देंगे 75 से 150 में दीजिए, तो लिखेंगे 75 भागा 150, ठीक है। के बार में लगेगा 2 बार में 75 दूनी 150, 0 0 0। तो देखिए अब आपका पूरा पूरा कट गया, तो कट गया इसका मतलब क्या हो गया, आपका इसके आगे नहीं लगाइएगा, ठीक है। जब 0 आ जाएगा शेषफल तो लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड ये लिखना आपको जरूरी है, नहीं लिखेगा तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, प्रमेय का से, तो क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो वही लिखेंगे 150, ठीक है, बराबर 75 गुना 2 प्लस 0। अब यहाँ पे देखिए शेष आपका क्या आ गया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि शेष बराबर 0, अब शेष 0 आ गया तो आपका एचसीएफ निकल गया। लास्ट कितना से कटा 75 से, तो दोनों संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा 75। तो लिखेंगे हम लोग इधर अतः, अतः करके लास्ट में लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 9675 तथा 2625 इसका एचसीएफ, तो लिखेंगे हम लोग अतः 9675 तथा 2625 का HCF कितना आया मेरा 75, 75 है। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तभी हम वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन करवाए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप 2, तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम करवाएं आपका इसके पहले, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का टाइप 1, ठीक है, जिसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी भी संख्या, 2 संख्या या 3 संख्या का HCF निकालना। अब हम लोग देखेंगे इसी का टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 8q+1 या 8q+3 या 8q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर 2 नंबर आपको देकर जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि 2 नंबर कैसे हम लोग कंफर्म करें। अगर आया एग्जाम में तो आप लोग का 2 नंबर फिक्स हो जाएगा।
और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बार आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हल करेंगे तो लिखेंगे मान लिया कि ए कोई धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन में कह रहा है वही हम लोग मान रहे हैं। यहाँ पे बोला था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना का रूप का है, तो हम भी वही माने, यानी जो क्वेश्चन में रहेगा वही मानिएगा। अगर ये धनात्मक विषम पूर्णांक है तो आप धनात्मक विषम पूर्णांक मानिएगा, अगर यहाँ पे लिखेगा धनात्मक सम पूर्णांक तो सम पूर्णांक मानिएगा। यानी क्वेश्चन में अलग से कुछ आपको मानना नहीं है, जो दिया है उसी को मान लीजिए, अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अलग से मेहनत करिएगा तो फिर आपका दिमाग यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसमें कुछ भी अलग से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यानी जो हम बता रहे हैं वही ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम बोले धनात्मक विषम पूर्णांक, ये आया कहाँ से, क्वेश्चन में है, ठीक है, उसी को हम लोग मान लिए हैं। तथा बी, अब देखिए यहाँ बी का मान था, बी का मान हम लोग कितना रखेंगे, तो जिससे आप भागा दे रहे थे, तो यहाँ पे जो संख्या 8 है, ठीक है, देखिए, तो इसी को हम लोग बी मान लेंगे। तो बी बराबर कितना हो गया आपका 8, बी बराबर 8। अब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसका फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे, तो बी का मान कितना हम रखे हैं 8, क्वेश्चन में ही 8 आपका है, क्यू प्लस आर। अब ध्यान देना होगा, ठीक है, कि आर का मान हम लोग कितना लेकर चलेंगे, तो देखिए यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, आर की जगह यहाँ पे 1 है, फिर बी क्यू प्लस आर, आर के मान यहाँ पे कितना 3, फिर बी क्यू प्लस आर, आर के मान 5। तो हम भी आर के मान अपना मन से रखेंगे, ठीक है, वो कहाँ तक रखेंगे, तो 0 से शुरू करेंगे, 1 से लेके 0 से लेके 1 2 3 4 5, यानी लास्ट 5 तक है तो हम लोग 5 तक रखेंगे, ठीक है, लास्ट 10 तक रहेगा तो 10 तक रखिएगा, यानी जितना क्वेश्चन में देगा उतना आपको रखना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि आर का मान लास्ट 1 से शुरू किया है 3, फिर एंडिंग 5 तक गया, तो हम लोग वही रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आर के संभावित मान, संभावित मान, तो आर के संभावित मान क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5 है तो लास्ट हम लोग भी 5 तक ही रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 में रखिए, तो लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, r का मान हम रख रहे हैं कितना 0, तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 क्यू प्लस 0, तो जोड़ेंगे तो 8 क्यू का 8 क्यू रह जाएगा। फिर देखिए r बराबर रखेंगे 1, इसलिए a बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 8 क्यू प्लस 1, ये तो जुटेगा नहीं। फिर रखेंगे r बराबर 2, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 8 क्यू प्लस 2, r का मान। फिर रखेंगे, चूंकि कर दीजिएगा सब में, चूंकि r बराबर 3, इसीलिए a बराबर हो जाएगा आपका 8 क्यू प्लस 3। फिर रखेंगे कि चूंकि r बराबर 4, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 8 क्यू प्लस 4। अब फिर रखेंगे चूंकि r बराबर 5, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 क्यू प्लस 5। अब इसमें ध्यान दीजिए, हमको सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें कुछ संख्या जो आपका सम है, कुछ विषम। अब देखिए 8 क्यू, फिर 8 क्यू प्लस 2, 8 क्यू प्लस 4, ये तीनों संख्या सम है, लेकिन हमको सम को दर्शाना नहीं है, किसको दर्शाना है, विषम को। तो हम क्या करेंगे, सम वाला को पहले गायब करेंगे, ठीक है, उसके बाद विषम वाला को। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे 8 क्यू, चूंकि 8 क्यू कॉमा 8 क्यू प्लस 2 तथा 8 क्यू प्लस 4, तो देख लीजिए यहाँ से 8 क्यू हो गया, फिर 8 क्यू प्लस 2, 8 क्यू प्लस 4, धनात्मक सम पूर्णांक है और a धनात्मक विषम
पूर्णांक है। मतलब कि ये तो आ गया आपका धनात्मक सम पूर्णांक, लेकिन आप ए को क्या माने थे? तो देखिए हम माने थे कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन मेरा ये आ गया सम, तो लिखेंगे अतः या इसीलिए 8q, 8q प्लस 2 तथा 8q प्लस 4 ए का मान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो रीजन समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, कि हम माने थे कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या माने कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 8q, 8q प्लस 2 तथा 8q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक आ गया। तो जो सम पूर्णांक आ गया वो विषम पूर्णांक कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये सब ए का मान नहीं हो सकता। तो लिखेंगे लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके, तो लिखेंगे अतः 8q प्लस 1, ठीक है, या 8q प्लस 3 या 8q प्लस 5 ही ए का मान हो सकता, ए का मान होगा, ए का मान होगा, तथा क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। तो देखिए अब हम लोग लास्ट में, ठीक है, सिद्ध करने के लिए क्या लिखें कि 8q प्लस 1 या 8q प्लस 3 या 8q प्लस 5 ही ए का मान होगा तथा q धनात्मक पूर्णांक होगा। अब यहाँ पे देखिए q का जो मान, तो q कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या है, माने धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो ये विषम पूर्णांक, ये तीनों संख्या क्या आपका विषम है, इसीलिए यही संभव होगा, ठीक है। जो सम आया वो संभव नहीं हुआ, इसीलिए उसको हम अलग पहले लिख दिए कि सम वाला संभव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप माने थे विषम, इसीलिए विषम वाला संभव हुआ और सम वाला संभव नहीं हुआ। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलेंगे हम लोग टाइप 3। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वास्तविक संख्या का अभी टाइप 3 हम लोग देख रहे हैं, चैप्टर 1.1 का। तो टाइप 3 में देखिए क्वेश्चन क्या करा, दो पात्र में 325 और 450 लीटर तेल है। पूछ रहा है कि पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के तेल को पूर्ण रूप से माप सकता। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आप लोग को तो वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा, महत्तम धारिता। तो जब भी आपको महत्तम बोलेगा तो निकालना महत्तम समवर्तक दोनों का, ठीक है। अगर बोलेगा वहाँ पे लघुत्तम, तो लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे, या तो महत्तम की जगह अधिकतम बोल सकता है, और न्यूनतम जहां पूछेगा तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, महत्तम रह सकता है चाहे अधिकतम रह सकता है। तो जब भी आपको महत्तम या अधिकतम दिखे तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, HCF। मतलब कहने का मतलब आपको HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पात्र में तेल भरा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों पात्र का जो महत्तम धारिता होगा क्या होगा, ये दोनों संख्या का HCF होगा, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको, जब भी क्वेश्चन में दिखेगा महत्तम तो समझिएगा HCF निकालना। अब इसको हल करेंगे किस तरह से, जो ध्यान देना, क्योंकि लैंग्वेज लिखने के लिए आना चाहिए। हल तो हर कोई कर लेंगे बच्चा, ठीक है, बनाने के लिए सब कोई बना सकता है, बट लेकिन इसको हल करने का तरीका होना चाहिए, लैंग्वेज लिखने का तरीका। अगर लैंग्वेज नहीं लिखिएगा तो एग्जाम में आपका नंबर नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे हल में पहले या पहले पात्र में तेल की मात्रा। तो पहले पात्र में तेल की मात्रा कितना, 325 लीटर, तथा दूसरी पात्र में तेल की मात्रा, इसमें कितना, 450 लीटर। अब पूछ रहा आपका कि पात्र की महत्तम धारिता, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए पात्र की महत्तम धारिता। तब महत्तम धारिता बराबर क्या होगा, तो ये दोनों संख्या का HCF, तो लिखेंगे 325 तथा 450 का HCF।
सी एफ, HCF होगा। यानी आपको निकालना है इसका पात्र की महत्तम धारता। पात्र की महत्तम धारता निकालेंगे दोनों का HCF। अब देखिए CF निकालने के लिए भी हम बताएं कि एक बड़ा संख्या को A मान लीजिएगा, छोटा को B। यहाँ पे लिखेंगे, मान लिया कि A बराबर 450 तथा B बराबर 325। अब यहाँ पे देखेंगे A इज ग्रेटर देन B, यानी A है जो बड़ा किस है, B से। तो हम लोग भागा किससे देंगे, जो संख्या छोटा है उससे भागा देंगे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 325 से भागा किस में देंगे, 450 में। अब देखिए कितना बार लगेगा आपका, 1 बार में लगेगा, 10 में से 5 गया 5, बचेगा यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया 2, ये बचेगा आपका 4, 4 में से 3 गया 1, 125। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसे क्या लिखेगा आप लोग, ठीक है। तो लिखेगा यहाँ पे 450 बराबर 325 गुना 1 प्लस 125। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि शेष बराबर नहीं है 0, यानी शेष 0 नहीं आया है, ठीक है। तो फिर नहीं आया तो फिर 125 से भागा देंगे, तब फिर देंगे 125 से भागा किसमें, 325 में। अब कितना बार लगेगा, तो 2 बार लगाइएगा, 2 पचे 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5, अब फिर 2 1 कम 2, 250 हो गया। घटाइएगा, 10 में 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, ये 12 में से 5 गया तो 7। अब यहाँ से देखिए ये 0 हो गया आपका, 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ भी वही लिखना पड़ेगा ऊपर वाला लाइन, तो लिखेगा इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या लिखेगा यहाँ पे, 325 बराबर 125 गुना 2 प्लस 75। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। फिर लिखेंगे कि चूंकि शेष बराबर नहीं आया है 0, यहाँ भी शेष अभी 0 नहीं आया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 325 बराबर इतना हो गया और शेष बराबर 0 नहीं है, ठीक है। और शेष जब तक आपका 0 नहीं आया, ठीक है, तब तक आप इसको आगे काम बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। तभी शेष मेरा 0 नहीं आया। अब 75 से भागा किस में देंगे, 125 में। तो 75 से कितना बार लगेगा आपका, 1 बार लगाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 50। तो यहाँ भी लिखेगा इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो क्या लिखेंगे, 125 बराबर 75 गुना 1 प्लस 50। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि शेष बराबर नहीं है 0, तो नहीं है, फिर से 50 से भागा देंगे किसमें, 75 में। तो 50 से भागा दीजिए 75 में, कितना बार लगेगा, 1 बार। 5, 7 में से 5 गया 2। यहाँ फिर लिखे इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या लिखिएगा, 75 बराबर 50 गुना 1 प्लस 25। यहाँ अभी भी शेष आपका 0 नहीं आया है, तो लिखेंगे शेष बराबर नहीं है 0। मतलब कि इसमें 50 से भागा दिए 75 में, ठीक है, शेष कितना बचा, 25। और जब तक आपका शेष 0 नहीं आ जाए तब तक आप भागा देते रहिएगा। तो देखिए आप 25 से भागा देंगे 50 में, तो यहाँ पे भागा दीजिए, के बार में लगेगा, 2 बार में, 25 दूना 50, 0 0। अब यहाँ पे देखिए आपका शेष 0 आ गया, तो इसके बाद आपका भागा अब नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
से। तो क्या लिखेंगे इसमें, 50 बराबर 25 गुना 2 प्लस 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि शेष बराबर 0। अब देखिए हर बार शेष 0 नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार शेष 0 आ गया। तो शेष 0 आने का मतलब क्या हुआ कि आपका ये एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ निकल गया कितना, 25। तो यही जो 25 उसका महत्तम धारता होगा। तो लिखेंगे हम लोग, अतः पात्र की महत्तम धारिता, महत्तम धारिता 25 लीटर होगी, जो दोनों दोनों पात्रों के तेल को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो देखिए जब आप इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, तो ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में कह रहा है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था, डायरेक्ट आप एचसीएफ निकाल सकते थे, बट लेकिन यहाँ पे आप बना रहे हैं, ठीक है, क्लास 10 का बच्चा है, तो थोड़ा सा अगर लैंग्वेज नहीं लिखेगा, ठीक है, तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि बच्चा जैसा बना रहे हैं। तो आपको मैथ भी बनाना, ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान में रखकर बनाना है, क्योंकि अगर लैंग्वेज छूटा तो समझिए वो मैथ तो हर कोई बना लेता है, जोड़ घटाव गुना भागा हर कोई कर सकता है, लेकिन ये जो चीज है, ठीक है, लिखने का लैंग्वेज, ये केवल हर बच्चा में नहीं हो सकता, कुछ ही बच्चा में होगा जो बचपन से प्रैक्टिस करते रहे। तो हम इसीलिए आप लोग को लिखने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में जाइएगा तो ये चीज भूलिएगा नहीं। अब इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या रियल नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट टाइप है आपका, टाइप 4। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार सतह की लंबाई 80 मीटर दिया है और चौड़ाई आपका 60 मीटर दिया है। का इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है और बिछाए गए टाइल्सों की संख्या ज्ञात करें। तो जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आयत की लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, ठीक है, और पूछेगा उस पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स की लंबाई, तो टाइल्स की लंबाई क्या निकलेगा, तो ये दोनों जो संख्या, ठीक है, यानी 80 मीटर और 60 मीटर, ये दोनों का जो एचसीएफ होगा, ठीक है, वही टाइल्स की लंबाई है, लेकिन कितना टाइल्स, एक टाइल्स की। फिर उसमें पूछ रहा है कि बिछाए गए टाइल्सों की संख्या, ठीक है, तो संख्या कैसे निकालेंगे, तो फिर आयत का क्षेत्रफल में नीचे जो टाइल्स का आएगा, जो भी आएगा भुजा वगैरह जो निकलेगा, टाइल्स की लंबाई निकलेगा, तो वो टाइल्स कैसा होगा आपका, वर्गाकार टाइल्स होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया। तो फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और ऊपर आयत का क्षेत्रफल, नीचे इससे भागा दे देंगे दोनों का, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका टाइल्स की संख्या। इसको हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे आयताकार, आयताकार सतह की लंबाई, तो लंबाई हो गया आपका 80 मीटर, तथा आयताकार सतह की चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई कितना हो गया आपका 60 मीटर। अब कह रहा है कि संपूर्ण क्षेत्र पर, ठीक है, इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना, तो टाइल्स की लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि आयताकार सतह पर, आयताकार सतह पर वर्गाकार टाइल्स बिछाया जाता है, इसीलिए टाइल्स की लंबाई, टाइल्स यहाँ पे एक टाइल्स की बात हो रहा है, ठीक है, की लंबाई, तो टाइल्स की लंबाई क्या होगा, 80 और 60 का HCF
होगा, HCF होगा। तो 80 और 60 का HCF निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मान लिया कि A बराबर 80 तथा B बराबर 60। अब यहाँ पे देखिए A इज ग्रेटर देन B, यानी A है बड़ा किससे, B से। तब भागा दीजिएगा A में किससे, B से। तो यहाँ पे अब देंगे हम लोग भागा 60 से 80 में, एक बार लगेगा 0, 8 में से 6 गया 2। तो यहाँ पे लिखिएगा कि इसीलिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो A का मान कितना है 80, 60 गुना 1 प्लस 20। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि शेष बराबर नहीं है 0, अब शेष आपका 0 नहीं आया है, तो नहीं आया तो फिर से हम भागा देंगे, ठीक है, फिर से भागा देंगे। अब किससे देंगे, 20 से भागा। तो 20 से भागा दीजिए किसमें, 60 में। कितना बार लगेगा, 3 बार, 20 दिया 60, 0 0। आप शेष आपका आ गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या लिखेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 बराबर 20 गुना 3 प्लस 0। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेष बराबर 0। अब शेष आपका 0 आ गया, तो यहाँ पे जो शेष 0 आने का मतलब क्या है, दोनों संख्या का एचसीएफ निकल गया कितना, 20। तब 20 यहाँ पे क्या निकला, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई। तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। तो आपका निकल गया लंबाई। लेकिन इसमें क्वेश्चन लंबाई तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई निकल गया आपका, ये तो कंप्लीट हो गया। फिर पूछ रहा है बिछाए गए टाइल्सों की संख्या। तो वो बिछाए गए टाइल्सों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए बिछाए गए वर्गाकार टाइल्सों की संख्या। तो संख्या में लिखिएगा ऊपर आयताकार सतह का क्षेत्रफल और नीचे लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम आयताकार सतह का क्षेत्रफल और नीचे लिखेंगे एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। यानी एक नीचे आएगा, एक से ही भागा दीजिएगा, ठीक है। तो एक से जब भागा दीजिएगा तो जितना भी उसमें मतलब कि जो एरिया रहेगा, ठीक है, उसमें जब आप भाग दे रहे हैं तो जो भी संख्या निकलेगा वो क्या निकलेगा, पूरा टाइल्स की संख्या। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, आयताकार सतह कितना लंबाई दिया 80 मीटर, तो लिखिएगा 80 मीटर। चौड़ाई कितना आपका है 60 मीटर। नीचे एक वर्गाकार टाइल्स का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो आपका हो जाएगा 20 मीटर गुना 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पे काटिए, ठीक है, 0 से 0, 0 से 0। अब देखिए 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 2 से कटेगा 4 बार में। तो 4 तिया कितना हो गया आपका 12 मीटर से मीटर कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः वर्गाकार टाइल्स की लंबाई, लंबाई आपका आया था 20 मीटर तथा तथा बिछाए गए टाइल्सों की संख्या। तो संख्या आपका कितना आ गया, तो संख्या आ गया आपका 12 है। तो देखिए इतना जब आप बनाइएगा तो एग्जामिनर कहीं भी आपका देखेंगे ना, ठीक है, तो नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है।
आपका फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता था वो पूरी तरह से लैंग्वेज लिखकर बनाइए, नहीं तो आप मैथ बना रहे हैं केवल अंक दिखेगा आपको, ठीक है, उसमें कुछ लैंग्वेज नहीं लिखिएगा। तो जब लैंग्वेज नहीं लिखिएगा तो वहाँ पे आपका नंबर कटने की संभावना हो जाती है। अब देखिए इसमें 4 टाइप था, चारों टाइप हम समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें होमवर्क के तौर पे आप लोग को रहेगा प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। आप लोग बनाकर जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, उस पे अपना अपना होमवर्क भेज दीजिएगा, ठीक है, बनाकर। अगर जो बनाकर भेजेंगे तो समझेंगे आप बना रहे हैं, नहीं तो समझेंगे कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो जो मेरा चैनल है, ठीक है, वो चैनल पे जा करके, ठीक है, उस पे अपना जो बनाइएगा क्वेश्चन 1.1 सोल्व कीजिएगा, ठीक है, उसका आंसर सही मतलब कि भेज देना ग्रुप में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आप लोग किस तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम आप लोग से थोड़ा सा मतलब कि रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस चैनल को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए खुद, और प्लस अपने दोस्तों से करवाइए। और जो आपका दोस्त क्लास 10 में है या 9th में, ठीक है, जो 10th क्लास के मैथ पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको भी बोलिए कि यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया जा रहा है विष्णु सर के द्वारा, ठीक है। तो अगर नहीं बोलिएगा तो वो लोग इस मौका को चूक जाएंगे, ठीक है। ऐसे कहीं ना कहीं जाकर आप पैसा दीजिएगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, लेकिन यहाँ पे आपको यूट्यूब पे हम क्लास 10th क्लास का मैथ बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आप यहीं पे क्यों नहीं फायदा उठा सकते हैं, तो यहीं से फायदा उठाइए, ठीक है। मेरा चैनल है ग्रो विथ ज्ञान, तो इस चैनल को ज्वाइन करके, ठीक है, और यहाँ पे मैथ का प्लस हिंदी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर और आगे देखेंगे। अगर आप लोग सही से सपोर्ट कीजिएगा तो आगे और कुछ सब्जेक्ट का भी यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। थैंक यू।